हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। जितने भी बच्चे क्लास 10th में हैं, ये वीडियो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 2027 सामाजिक विज्ञान का प्रतिदर्श प्रश्न पत्र। अगर आपका सपना है बोर्ड एग्जाम में 95% लाने का, ये सपना आपका पूरा हो सकता है। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में जो मैं पेपर लेकर आया हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट किए हुए हैं, यानी बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस गेस पेपर को मैं पूरी सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा और सबसे पहले आपको सेम टू सेम इसी तरह का पेपर एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। और इस पेपर को बिना देखे एग्जाम हॉल में एग्जाम यानी परीक्षा देने मत चले जाना। प्यारे बच्चों, इससे पूरी आपको आइडिया लग जाएगी कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किस क्वेश्चन का आंसर कितना लिखना है और कैसे लिखना है, पूरी आइडिया आपको मिल जाएगी। सबसे पहले आपको इस तरह का क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो यहाँ पर बच्चा आपको अपना 10 अंकों का जो रोल नंबर होगा वो यहाँ पे आपको भर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो भी आपका नेम होगा, यहाँ पे उस नेम को भर लेना है। ठीक, जो भी आपका प्यारा सा नेम होगा उस प्यारे से नेम को यहाँ पे भर लेना है। एंड आपको जो समय मिलेगा इस क्वेश्चन पेपर को हल करने के लिए 3 घंटे का समय दिया जाता है। एंड जो 15 मिनट का समय होता है इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए होता है। और आपका जो पूर्णांक होगा बच्चा वो 70 का होगा, प्लस 30 मार्क्स आपको विद्यालय की तरफ से प्रैक्टिकल के रूप में दिया जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हो इस क्वेश्चन पेपर को शुरू होने से पहले लिख दिया गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इस क्वेश्चन पेपर को 15 मिनट जरूर पढ़ना है। एंड यहाँ पे कुछ निर्देश दे रखा बच्चा, एक एक निर्देश को मैं पढ़कर बताऊंगा और ये निर्देश बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपको इसको जानना भी जरूरी है। जिसमें पहला निर्देश दे रखा है कि सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है, यानी इस क्वेश्चन पेपर में आए हुए सभी प्रश्न आपको करना है। एंड दूसरा यहाँ पे दे रखा है कि इस प्रश्न पत्र के आपको 2 खंड मिलेंगे, पहला खंड अ तथा दूसरा खंड ब मिलेंगे। अब खंड अ में क्या मिलेगा और खंड ब में क्या मिलेगा, यहाँ पर लिखा है कि खंड अ में आपको 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको ओएमआर उत्तरक पत्रक पे नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से आपको काला या चिन्हित करना है। एंड इसके बाद यहाँ पर 5वां निर्देश दे रखा है कि खंड अ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओएमआर उत्तरक पत्रक पर ही उत्तर दें। ओएमआर उत्तरक पत्रक पे उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं, इरेजर अथवा व्हाइटनर आदि का प्रयोग आपको कदापि नहीं करना। यानी खंड अ के जितने भी प्रश्न है उसके निर्देश को पढ़ना है, जो चीजें बोल रखा उसको आपको सिलेक्ट करना है और जो सही ऑप्शन होता है चारों में से उसे ही ओएमआर शीट पर भरना है। ठीक है, और आपको एक इम्पोर्टेंट जानकारी मैं दे दूं कि आपको बोर्ड एग्जाम में ओएमआर शीट को भरने के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करना है। ठीक है, क्योंकि आप जेल पेन का उपयोग ओएमआर शीट को भरने के लिए नहीं कर सकते हो। ये कंप्यूटर के माध्यम से चेक होगा और इसमें बेहद जो है सावधानी आपको बरतनी है। यहाँ पे है कि प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित है, यानी कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है ये उसके आगे लिख दिया गया। एंड यहाँ पे नेक्स्ट है कि खंड ब में आपको 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है। इस खंड में आपको वर्णनात्मक फर्स्ट, वर्णनात्मक सेकेंड तथा मानचित्र से संबंधित 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पे नेक्स्ट दे रखा है कि खंड ब में सभी प्रश्नों के उत्तर आपको एक साथ ही देना है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए और जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय आपको कदापि नष्ट नहीं करना है। एंड यहाँ पर नेक्स्ट दे रखा बच्चा कि दिए गए मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका के साथ मजबूती से संलग्न करना आवश्यक है। आपको एक मानचित्र दिया जाएगा जो कि 10 अंक का होता है, उसी को उत्तर पुस्तिका के साथ मजबूती से संलग्न करना है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट दे रखा है कि दृष्टि बाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न 9 तथा 9 भी लिख दिए गए हैं। ये रहे बच्चे आपके कुछ निर्देश। अब आपका आता है खंड अ, जिसमें आपको मिलेंगे बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न। यहाँ पे सबसे पहले आपको मिल जाता है खंड अ। खंड अ में बच्चा मिलता है बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न। ठीक है, इसका आंसर ओएमआर शीट पर देना है और ये 20 बहुविकल्पी होते हैं। इसको 1 घंटे का समय देता है बोर्ड एग्जाम आपको इसे हल करने के लिए। लेकिन बच्चे जो इसे 20 मिनट 30 मिनट में हल करके
और जो है वर्णनात्मक प्रश्न करने लग जाते हैं। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दे रखा है, ये दे रखा है कि फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई थी। यहाँ पे 1779, 1789, 1780 और 1799 ईस्वी में। तो फ्रांस की जो क्रांति है बच्चा वो 1789 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि नेपोलियन संबंधित था, या जो नेपोलियन था वो किस देश से संबंधित था। फ्रांस से था, जर्मनी से था, इटली से था, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो नेपोलियन था ये बच्चा फ्रांस से संबंधित था। किससे संबंधित था? फ्रांस से। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि जलियांवाला बाग की घटना कब घटित हुई थी या कब हुई थी। 8 अप्रैल 1919, 10 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, 25 अप्रैल 1919। अब देखिए, हम तो ये जानते हैं कि जलियांवाला बाग की घटना 1919 में अमृतसर के पंजाब में घटित हुई थी, लेकिन कब घटित हुई थी? ये 13 अप्रैल 1919 को घटित हुई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है। बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, शरत चंद्र चटर्जी हैं, अविनंद्रनाथ टैगोर जी हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं ये वंदे मातरम गीत के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई थी। 1940 में, 1942 में, 1945 में, 1944 में। तो यहाँ पे जो इसका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। छठवां नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि भारत में कितने संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं। 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं, 9 हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो 8 ठो केंद्र शासित प्रदेश है। जैसे आपका दिल्ली हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, ये सब क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। सातवां नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि संघीय शासन प्रणालियों में शक्तियों का विभाजन होता है। केंद्र एवं राज्य इकाइयों के मध्य, एक राज्य एवं अन्य राज्यों के मध्य, विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य, विधायिका एवं न्यायपालिका के मध्य। तो ये जो होता है केंद्र एवं राज्य इकाइयों के मध्य होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 8वां नंबर। नेक्स्ट आपका यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है वियना की संधि कब हुई थी। 1814 में हुई थी, 1815 में, 1816 में, 1817 में हुई थी। तो यहाँ पे जो वियना की संधि हुई थी वो 1815 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी। 1980, 1990, 1992 ईस्वी में, या 2004 ईस्वी में। तो ये जो हुई थी 1992 ईस्वी में भारत में पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, अब इसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख चुनौती है। क्षेत्रीय असंतुलन है, सामाजिक तनाव व हिंसा है, दल बदल है, या उपयुक्त सभी। तो हमारे जो समाज है, भारतीय लोकतंत्र है, उसके सामने ये सभी चुनौतियां हैं। क्षेत्रीय असंतुलन, कहीं पे ज़्यादा लोग हैं, कहीं पे कम लोग हैं, सामाजिक तनाव व हिंसा भी है, दल बदल भी लोग करते हैं, उपयुक्त सभी का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर बच्चा, ये वीडियो बड़ा ध्यान से देखना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक ज़रूर कर देना बच्चा, ये वीडियो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 11 कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। लौह का मतलब होता है लोहा वाला अयस्क, किस प्रकार का संसाधन है। यहाँ पे दे रखा ऑप्शन नवीकरण योग्य, प्रवाह, जैव, या अनवीकरण योग्य। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना, ये क्या है? लौह अयस्क अनवीकरण योग्य है। ठीक है, अनवीकरण योग्य है। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। काली का मतलब होता है काला, मृदा मतलब मिट्टी। तो जम्मू और कश्मीर में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, झारखंड में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो महाराष्ट्र मुंबई है, यहाँ पे काली मिट्टी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। यहाँ पे कपास की बेहतरीन खेती की जाती है जो कि कपड़ों को बनाने में काम आती है, इसलिए मुंबई कपड़ा सस्ता मिलता है। यही वजह है, जहाँ ज़्यादा कंपनियाँ होंगी वहाँ पर्याप्त माल उपलब्ध होंगे, तो वहाँ पे जो कपड़े होंगे वो सस्ता मिलेंगे। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है। फलीदार की बात की जा रही है, दालें हैं,
मोटे अनाज, ज्वार, चावल। तो दालें, जितनी भी दालें आती हैं वो सभी फली में फलती, चाहे आपका मूंग हो गया, अरहर हो गया, उड़द हो गया, ठीक है। सभी दालें लगभग जो हैं फली में फलती हैं। मंसूर हो गया, आप मसूर देखोगे, अरहर देखी होगी, उड़द देखी होगी, फली में होता है, ठीक है। फली में कई दाने होते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? खनिज तेल पाया जाता है, यूरेनियम, थोरियम या कोयला। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थोरियम पाया जाता है, ठीक है। मोनाजाइट जो रेत होता है इसमें थोरियम खनिज पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन दे रखा बच्चा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? आंतरिक व्यापार, बाहरी व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, स्थानीय व्यापार। यहाँ पे देश की बात की जा रही है तो भैया ये जो होगा ना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा। अगर देश में होता तो राष्ट्रीय व्यापार होता, अगर क्षेत्र में होता तो क्षेत्रीय विकास होता, राज्य में होता तो राज्य स्तरीय व्यापार होता, ठीक है, आंतरिक व्यापार होता। लेकिन ये देशों के बीच में जब हो तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है, ठीक है। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन दे रखा कि सामान्यतः किस देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? यानी किसी देश का जो विकास है वो किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय कितनी है, या औसत साक्षरता दर कितना है, या लोगों की स्वास्थ्य स्थिति कैसा है, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए कहीं भी किसी भी अगर देश का विकास देखा जाए तो वहाँ पर देखा जाता है कि प्रति व्यक्ति आय कितना है। जैसे अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय काफ़ी ज़्यादा है। औसत साक्षरता दर कितना है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति कैसी है, अस्वस्थ लोगों को थोड़ा वो विकास करेंगे, वो तो खुद पैसा सरकार का व्यय करेंगे। उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान। तो देखिए श्रीलंका जो है ना अभी के समय भारत से इसकी स्थिति बेहतर है। 18 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विभाजन का आधार क्या है? रोजगार की शर्तें, आर्थिक गतिविधि की प्रकृति, उद्यमों का स्वामित्व, उद्यमों में नियोजित श्रमिकों की संख्या। अब देखिए सार्वजनिक मतलब होता है सरकारी, निजी का मतलब होता है प्राइवेट, ठीक है। इनका विभाजन का जो आधार है वो क्या है? तो यहाँ पे उद्यमों का स्वामित्व, यानी कि उसके मालिक अलग अलग हैं और उनका पूरा अधिकार इस पे है, यही बंटवारा है इसका। 19 नंबर क्वेश्चन दे रखा बच्चा कि स्वयं सहायता समूहों में बचत और ऋण संबंधित अधिकतर जो है निर्णय लिए जाते हैं बैंक के द्वारा, सदस्यों के द्वारा, गैर सरकारी संस्था के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो होता है सदस्यों के द्वारा, जो उसमें सदस्य होते हैं, जो एजेंट होते हैं, जो पैसा दिवाते हैं समूह में, वही अधिकतर निर्णय लेते हैं। 20वां और लास्ट बहुविकल्पी प्रश्न है। इसके बाद वर्णनात्मक प्रश्न आ जाते हैं। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि के अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्या था, ठीक है, जिसमें कृषि से रिलेटेड हो। प्राथमिक प्रक्रिया जो अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किया जाता है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। और जो प्राथमिक क्षेत्र जिस पर निर्भर है वो द्वितीय क्षेत्र का आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं खंड ब, जिसमें आपको मिलेगा वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न। यहाँ पर आपका आ जाता है खंड ब। खंड ब में आपको मिलता है वर्णनात्मक प्रश्न। अब देखिए वर्णनात्मक फर्स्ट आपको मिलता है जिसका आंसर आपको 80 शब्दों में देना है, यानी लगभग आपको आधा पेज लिखना है। आधा पेज आप जरूर लिखिए, ठीक है। इस चीज का ध्यान दीजिए कि आधा, जैसे कि ये 4 लाइन का क्वेश्चन है तो इसका 8 लाइन आपको आंसर लिखना है। यहाँ पे जो पहली क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक महामंदी के पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन जितने ज़्यादा अगर इसके आगे हम भी लिखें उतना ही कम है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन। तो देखिए जो 1929 ईस्वी में वैश्विक आर्थिक महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर अत्यंत गहरा प्रभाव पड़ा था, जिसमें निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। इसमें सबसे मेन जो चीज़ हुई थी वो जो है व्यापार में भारी गिरावट देखने को मिली थी। साल 1928 से 1934 के बीच भारत का आयात निर्यात घटकर लगभग आधा रह गया था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने से देश की विदेशी व्यापार को बड़ा झटका लगा है, ठीक है, पहला कारण। दूसरा है कृषि उत्पादकों की कीमतों का गिरना। अब यहाँ पे भारत में कृषि उत्पादक जैसे गेहूं, कपास, जूट
कि कीमतें 50% तक गिर गई। इससे किसानों और काश्तकारों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। एंड जो तीसरा रीजन था वो कर्ज का बढ़ता बोझ था। देखिए, फसलों की कीमतें बेहद कम होने के बावजूद ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने लगान यानी राजस्व की वसूली में कोई छूट नहीं दी। परिणाम स्वरूप किसान कर्ज के जाल में फंस गए और उन्हें अपने सोने चांदी के जेवर तक बेचने पड़े। और चौथा इसका रीजन है शहरी वर्ग पर कम असर। किसानों की तुलना में तय आय वाले शहरी निवासियों जैसे नौकरी पेशा लोग और जमींदार पर मंदी का असर कम रहा, क्योंकि कीमतें घटने से उनकी रहने की लागत भी कम हो गई। इस इतना लिखना जितना देखो मैंने लिखा 4 अंक में पूछा गया, ठीक है। जो है आर्थिक महामंदी 1929 वाला। इसके बाद यहाँ पर अथवा क्वेश्चन दे रखा, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो वैश्विक आर्थिक महामंदी के कारणों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। एंड इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि सत्याग्रह का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा गांधी जी के सत्याग्रह के विचारों का भी उल्लेख कीजिए। अब ये सत्याग्रह का अर्थ क्या है? सत्य के लिए जो आग्रह किया गया हो उसे ही सत्याग्रह कहते हैं। देखो यहाँ पे है दूसरा कि सत्याग्रह का अर्थ, सत्याग्रह दो शब्द सत्य और आग्रह से मिलकर बना, जिसका शाब्दिक अर्थ है सत्य के मार्ग पर दृढ़ रहना या सत्य के लिए लोगों को बुलाना। यह अन्याय, दमन, उत्पीड़न के खिलाफ पूरी तरह से एक अहिंसात्मक और शांतिपूर्ण विरोध की पद्धति है। अब इसके बाद है गांधी जी ने सत्याग्रह से संबंधित जो विचार दिए थे वो समझिए। सत्य और अहिंसा का अटूट संबंध। गांधी जी का मानना था कि यदि हमारा उद्देश्य सच्चा है और संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है तो दमनकारी के से मुकाबला करने के लिए किसी भी प्रकार के शारीरिक बल या हिंसा की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट लिखेंगे कि आत्मिक और नैतिक शक्ति। देखिए हेडिंग जरूर डालना सामाजिक विज्ञान में, और जो एग्जामिनर कॉपी चेक करते हैं वो हेडिंग ही ज़्यादा देखते हैं आपके, ठीक है, पढ़ते बहुत कम है। देखिए सत्याग्रह किसी कमजोर व्यक्ति का नहीं बल्कि आत्मिक रूप से मजबूत इंसान का हथियार है। इसमें शत्रु को प्रताड़ित करने के बजाय उसकी अंतरात्मा को झकझोर कर उसे सत्य को स्वीकार करने के लिए विवश किया जाना चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट है अहिंसा सर्वोच्च धर्मम। गांधी जी ने कहा था कि गांधी जी का दृढ़ विश्वास था कि अहिंसा का यह अनुपम मार्ग सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। अब इसके बाद देखते हैं इसका नेक्स्ट अथवा क्वेश्चन देता है दूसरा का कि अगर ये नहीं आता तो आप इसे कर सकते हो कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का उल्लेख कीजिए। 4 अंक का है। यहाँ पे दे रखा है कि संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग ने अनेक समस्याएं पैदा कर दी, समीक्षा कीजिए। अब देखिए तीसरे का देखिए कैसे लिखना है। यहाँ पे है कि मानव ने अपने लालच और सुख सुविधाओं की अंधी दौड़ में प्राकृतिक संसाधनों का अविवेकपूर्ण ढंग से अत्यधिक दोहन किया, जिससे आज निम्नलिखित गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो गई है। यानी मनुष्य भी खूब चाप के प्रकृति का उपयोग किया है, ठीक है। जैसे यहाँ पर संसाधनों का तेजी से क्षरण, कुछ गिने चुने स्वार्थी व्यक्तियों की लालसा को पूरा करने के चक्कर में कोयला, पेट्रोलियम और वनों जैसे बहुमूल्य संसाधन समाप्ति की कगार पर पहुंचे रहे हैं। एंड यहाँ पे दूसरा है कि समाज का विभाजन। संसाधनों का संकेंद्रण समाज के कुछ ही हाथों में सीमित हो गया है। इसके कारण समाज स्पष्ट रूप से 2 वर्गों अमीर संसाधन संपन्न और गरीब संसाधन विहीन में बढ़ गया, यानी अमीर गरीब में इसको बांट दिया गया है, ठीक है। और वैश्विक पारिस्थितिक संकट क्या है? देखिए अंधाधुंध और अनियंत्रित दोहन के चलते आज पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन, ओजोन परत के क्षरण, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण, मृदा की गुणवत्ता में कमी जैसे भयानक संकट से जूझ रही है। इसमें निष्कर्ष जो निकलता है वो निकलता है भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए वर्तमान समय में सततीय पोषणीय विकास के तहत संसाधन का न्याय संगत और योजनाबद्ध उपयोग करना बेहद जरूरी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखते हैं इसका अथवा बच्चा दे रखा है। इसको अगर नहीं आता तो भारत में वन प्रबंधन को कितने भागों में विभाजित किया गया है, इनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए 4 अंक में, ठीक है। अगर आपको नहीं आता तो आप अपने शब्दों में बनाकर लिख सकते हो कि वन प्रबंधन का मतलब होता है मैनेज करना, ठीक है। जंगल लगाना, जंगल को मैनेज करना, जंगल को कटने से बचाना, जंगल के उपयोग, लाभ, हानि, जानवर रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं, ये सब चीज़ें लिखना होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन आपका दे रखा है कि आर्थिक गतिविधि से आप क्या समझते हैं। आर्थिक गतिविधि का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए, 4 अंकों का है। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है चौथा का क्वेश्चन
कि आर्थिक गतिविधि का अर्थ क्या है। हेडिंग है ये सबसे पहले। वे सभी मानवीय क्रियाएं जिनका मुख्य उद्देश्य धन आय अर्जित करना तथा वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन वितरण और उपभोग करना होता है, आर्थिक गतिविधियां कहलाती हैं। उदाहरण के लिए खेती करना, बैंक में नौकरी करना या दुकान चलाना भी आपकी आर्थिक गतिविधि है। यानी कि इसके अर्थ भी सभी मानवीय क्रियाएं जिनका मुख्य उद्देश्य धन आय अर्जित करना तथा वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन वितरण और उपभोग करना होता है, आर्थिक विधि कहलाती है। ठीक है, आप समझ गए ना कि वो सभी कार्य जिसका मुख्य उद्देश्य धन कमाना है तथा सेवाओं का आदान प्रदान वितरण और उपभोग करना ही जो है आर्थिक गतिविधि कहलाती है। ठीक है, जैसे यहाँ से एग्जाम्पल है, खेती करना भी है, बैंक में नौकरी करना भी है, दुकान चलाना भी आपका जो है वैश्विक है आर्थिक गतिविधि है। आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण कैसे किया गया, देखिए प्राथमिक क्षेत्र सबसे पहले बात आ गया है। इसके अंतर्गत वे गतिविधियां आती जो सीधे तौर पर प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर निर्भर होती, जैसे कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, वानिकी और खनन। देखिए प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत वे आते हैं जो प्राकृतिक में उपस्थित हो, जैसे कृषि प्राकृतिक है, पशुपालन यानी पशुओं को पालना, डेयरी, मत्स्य पालन, वानिकी और खनन जैसे कार्य प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय क्षेत्र किसमें क्या होता है, देखिए इंपॉर्टेंट है। इसमें प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के माध्यम से अन्य उपयोगी रूपों में बदला जाता है। इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, जैसे कपास से कपड़ा बनाना, गन्ने से चीनी बनाना या लोहे की गाड़ियां तैयार करना। तृतीय क्षेत्र क्या है, देख लेना ध्यान से। यह क्षेत्र स्वयं किसी नई वस्तु का उत्पादन नहीं करता है, बल्कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों की गतिविधियों को अपनी सेवाएं प्रदान कर पहुंचाता है। इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, जैसे परिवहन, बैंकिंग, संचार, शिक्षा, व्यापार और स्वास्थ्य सेवाएं। यानी कि इन दोनों का जो कार्यभार संभाल रहा है वो तृतीय क्षेत्रक है। इसमें प्राथमिक क्षेत्रक भी आपने पूछता है, द्वितीयक भी पूछता है या तृतीयक भी पूछता है। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से, या आर्थिक गतिविधि का क्या अर्थ है इसके बारे में भी आप लिख सकते हो। ठीक, ऐसे ही लिखना है। जिसमें इसमें कृषि किया जाता है, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, वानिकी और खनन। और इसमें क्या होता है, कपास से कपड़ा का बनाना, गन्ने से चीनी बनाना या लोहे से गाड़ियों को तैयार करना। यानी यहाँ पर जो है द्वितीय क्षेत्र में कच्चे माल आते हैं, उनसे वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, ये द्वितीय क्षेत्र है। और इन दोनों को अपने जगह से दूसरे शहर क्षेत्र में पहुंचाने के लिए तृतीय क्षेत्र उपयोग करता है, परिवहन, संसाधन, ठीक है, एक अच्छा मार्ग तय करता है। ये हो गया चौथा का आंसर। अब इसके बाद अगर ये नहीं आता तो चौथा में आप अथवा भी कर सकते हो। उपभोक्ता को कुल कितने अधिकार होते हैं, सभी अधिकारों के नाम का उल्लेख कीजिए। 4 अंक का पूछा है। अब इसके बाद आपका आ जाता है वर्णनात्मक सेकंड बच्चा। वर्णनात्मक सेकंड में आपका आता है निम्न प्रश्नों का उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में देना है। इसमें 5वां क्वेश्चन और 6 मार्क्स का है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन मतलब रहने का मतलब आपको 12 लाइन लिखना है। देखिए लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, इसे उत्तरदायी, जिम्मेवार एवं वैध शासन क्यों माना जाता है। हमारा जो भारत है एक लोकतंत्र शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र में लोग स्वतंत्र होते हैं, मत देने के लिए स्वतंत्र होते हैं, सरकार उनके प्रति उत्तरदायी होती है, वो सरकार से सवाल जवाब कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन का आंसर पाकर संतुष्ट भी हो सकते हैं। इसी के बारे में आपको पूरा का पूरा लिखना होता है। ठीक है, लोकतंत्र से क्या है लाभ हानि। अगर आपको ये नहीं आता 5वें का तो आप इसे भी कर सकते हो कि लोकतंत्र के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं, भारतीय लोकतंत्र की 2 प्रमुख चुनौतियों को वर्णन कीजिए। आपका जैसे बहुविकल्पी में आया था, ठीक है, कि लोकतंत्र को प्रभावित करने वाले कारक, तो उसी कारक को आपको डिटेल्स में लिख लेना है। ठीक है, अब इसके बाद 6ठा नंबर क्वेश्चन कि इटली का एकीकरण कैसे हुआ, 6 नंबर में। अगर ये नहीं आता तो आप ये लिख सकते हो कि जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए। 7वां क्वेश्चन और सबसे इजी है कि मृदा अपरदन क्या है। मृदा अपरदन वो है कि मृदा का अपने जगह से हवा, पानी या किसी भी माध्यम से एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर जाना ही मृदा क्षरण कहलाता है। ठीक है, ऐसे ही आपको लिखना है। भारत में प्रचलित मृदा का अपरदन के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। देखिए जैसे कहीं कहीं से जो है बहुत तेजी से बहाव होता है, जैसे गंगा नदी हो गई, बहावत। इसमें क्या होता है कि जो जल है, बालू है, ये बहुत तेजी से बहकर दूसरे जगह पे चली जाती है। ये इसका एग्जाम्पल लिख लेना। ठीक है, अब इसके बाद है अथवा अगर ये नहीं आता 7वां का तो अलौह खनिज किसे कहते हैं, अलौह खनिज में किन किन खनिजों को शामिल किया गया है स्पष्ट कीजिए। ये भी 6 मार्क्स का है।
नेक्स्ट देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका 8वां नंबर क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक को परिभाषित कीजिए, मानव विकास घटकों का वर्णन कीजिए। ये आपको 6 अंक में पूछा गया। अगर ये नहीं आता तो भारतीय अर्थव्यवस्था में अधिकतर रोजगार विकसित करने के माध्यम को स्पष्ट कीजिए। ये भी क्वेश्चन 6 मार्क्स का पूछा गया है। यहाँ पे है कि मानचित्र से संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। यहाँ पे बच्चा ये देता है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए मानचित्र रेखा मानचित्र में इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन के लिए आधा आधा अंक निर्धारित है। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन कि वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 ईस्वी में हुआ था, तो ये जो हुआ था आपका हुआ था कोलकाता में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? कोलकाता, वर्तमान में कलकत्ता था, वो जो है कोलकाता हो गया। इसके बाद दूसरा है कि वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था, ये बच्चा दांडी नामक स्थान, गुजरात के दांडी नामक स्थान पे ये तोड़े थे। कहाँ पे तोड़े थे? गुजरात के दांडी नामक स्थान पर। अब इसके बाद है नेक्स्ट आपका तीसरा कि वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो हमने पढ़ा है कि 13 अप्रैल 1919, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग अमृतसर पंजाब में हुआ था। इसके बाद यहाँ पे 5वां है, नहीं सॉरी, यहाँ पे वह जनपद जहाँ चौरी चौरा की घटना घटित हुई थी ये गोरखपुर में घटित हुई थी। कहाँ हुई थी? गोरखपुर। अब इसके बाद वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने किसान सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, यह है बिहार का चंपारण। कहाँ का चंपारण है? बिहार का चंपारण। इसके बाद बी नंबर दे रखा है कि निर्देश दिए गए भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित प्रश्नों को दर्शाइए। ठीक, अगर आपकी आंख नहीं तो आप इसको दर्शा सकते हो। सॉरी, ये नहीं, इसके नीचे दे रखा है, ये दे रखा कि किसी प्रदेश की राजधानी चिन्हदरा नाम से। तो आप उत्तर प्रदेश में रहते हो तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, तो यहाँ पर किसी भी प्रदेश की राजधानी आप लिख सकते हो। यहाँ पे कि दे रखा है कि दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी चिन्हदरा नाम से। तो देखिए दक्षिण भारत में जो प्रमुख नदी है वो गोदावरी है, गोदावरी है, जो कि महाराष्ट्र मुंबई से बहती है। आप इसको महाराष्ट्र में दिखा लेना। इसके बाद यहाँ पर है दे रखा है नेक्स्ट कि दक्षिण भारत के पूर्वी तट का एक समुद्री पतन बंदरगाह चिन्हदरा नाम से। तो यहाँ पे जो है भारत के पूर्वी तट में क्या है? कोलकाता भी है। तो आप इसको कोलकाता, चेन्नई, ठीक है, ये लिख लेना। ठीक है, चेन्नई लिख सकते हो, कोलकाता लिख सकते हो, जो आपका मन करे उसको लिख लेना। इसके बाद यहाँ पर है भारत का कोई एक चाय उत्पादक क्षेत्र चिन्हदरा नाम से। तो ये आसाम सबसे ज़्यादा फेमस है चाय के लिए, और यहाँ का चाय काफ़ी बेस्ट होता है। इसके बाद नेक्स्ट कि भारत का कोई एक परमाणु ऊर्जा केंद्र चिन्हदरा नाम से। तो आप इसको लिख सकते हो नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र, जो कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में स्थित है। यहाँ पर 9वां ए दे रखा है, इस सभी को जो है अनपढ़ लोग करते हैं जिनकी आँख से कम दिखाई देता है। ठीक है, तो आप इसको देख लेना। इसका आंसर सिर्फ लिखना होता है, इसके लिए सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्त यार में शेयर करना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।